भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह पंडित अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चल रहा था। तभी रास्ते में पंडित को एक हट्टा कट्टा आदमी मिला और वह भी उसके साथ साथ चलने लगा। पंडित ने मन में सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफर आराम से कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को उसका नाम सुनकर अजीब सा लगा। अब दोनों धीरे धीरे साथ साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक आदमी से मिलकर आना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा ठीक है और वह आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंस ने मार दिया है। तभी थोड़ी देर में महाकाल वापस पंडित के पास आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और रुकने की व्यवस्था भी अच्छी थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से अभी काफी दूर था और शाम होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, शाम होने वाली है, पूरा दिन हो गया चलते चलते, थकान भी हो गई है और भूख भी लग रही है। हम यहीं पर भोजन करके आराम कर लेते हैं और कल सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में एक आदमी से कुछ जरूरी बात करनी है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और थोड़ी ही देर में पूरे गांव में आग लग गई। अब पंडित ने मन में सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी ना किसी तरह का नुकसान जरूर होता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात में महाकाल से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। सुबह दोनों ने फिर सफर की शुरुआत की। थोड़ा आगे चले और एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मैं कुछ देर में आगे मिलता हूँ, मुझे इस गांव में भी थोड़ा जरूरी काम है, मैं काम निपटा कर आता हूँ। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि यह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज सुनाई दी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर महाकाल ने जवाब दिया कि पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी लगते हो, इसलिए मैं आपके साथ आया था, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों का संग सदा अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी शंका है, इसलिए आप स्वयं अपना परिचय दे दीजिए। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरने आया हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुख से सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछने लगा कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो।
और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित घबरा गया। पंडित ने सोचा कि मेरे कारण मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, तो अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बात सुनकर पंडित के दिल को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इसलिए पंडित पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता दिखाई दिया। वह पंडित को देखकर बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन वह एक पेड़ से अपाहिज होने के कारण उसे आने में समय लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, तो उसकी अचानक हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई। पंडित आश्चर्यचकित होकर महाकाल की तरफ देखने लगा। पंडित महाकाल से पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन यह गूंगा और अपाहिज होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती है, इसलिए हृदयघात के कारण इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने और देखने का समय ही नहीं होता है। पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर घबरा जाता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, इसलिए तुमने अपने मित्र की मृत्यु को आसानी से सहन कर लिया है। उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होवोगे, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र का क्रियाकर्म करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर तो घबरा ही जाता है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। तो पंडित ने भी किया। पंडित ज्ञानी था तो उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री है,
वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और उसने वहां जाकर राजा को सारी बात सुनाई। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि इसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। पंडित भी डर के कारण कहीं पर भी आता जाता नहीं था। अब धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय पास आने लगा और वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत डरा हुआ था, इसलिए उस दिन वह डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह खुद भी नहीं जानता था, इसलिए राजा के किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर घोड़ों के अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही किसी ने पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। वहां जाकर दूसरे राजा के राजमहल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की, क्योंकि पहरेदार भी नींद में थे। और वह पंडित सीधा राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। वहां राजा और रानी सो रहे थे। पंडित वहां जाकर उनके साथ सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को पहरेदारों ने पकड़ लिया। अब पंडित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में वह कैसे पहुंच गया। अब राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद पंडित को लाया गया और पंडित को देखकर राजा ने तुरंत क्रोधित होकर पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित घबरा गया, फिर भी थोड़ी हिम्मत करके राजा से कहा कि मैं यह नहीं जानता हूँ कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा और आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके पहरेदारों ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी सी अटपटी लगी। राजा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के ऐसा कहने पर पंडित ने महाकाल से मिलने की सारी घटना सुना दी और कहा कि राजन, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह आपके शयन कक्ष में आपकी उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात पर थोड़ा सा यकीन तो हुआ, परंतु राजा ने सोचा कि यह मौत से बचने के लिए महाकाल और अपनी मौत की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि तुम्हें महाकाल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा और यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मौत का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा
उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ उस राजा को संदेशा भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक वापस लौट आए और उन्होंने कहा, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह बिल्कुल सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में यह कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने मंत्रियों से इस बारे में सलाह ली। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दो। इससे आपके कथन का मान भी रह जाएगा और पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और इसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। अब पंडित के लिए सूत के कच्चे धागे का फांसी का फंदा बनाकर पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन झूठा होगा। पंडित ने भी सोचा कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नसें सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर तड़प रहा था, और देखते ही देखते पंडित की मौत हो गई। पंडित को मरते देख सभी आश्चर्यचकित हो गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस धागे से किसी की मौत हो सकती है, लेकिन नियति ने अपना काम कर दिया। कहते हैं ना, जो होना है वह होकर ही रहता है। इसलिए भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, और कमेंट करके बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी है।